नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारे पास में आज जो इश्यूज़ हैं उनमें पहला इशू तो रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड कि पेंडेमिक के बाद में एजुकेशन को हम क्या क्या चैलेंजेस देख रहे हैं एजुकेशन में और रिकवर कैसे हो सकते हैं। एक देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या गुंजाइश हैं, वो जानेंगे। तो एक देखेंगे कि अभी रेस्टोरेंट में जो सर्विस टैक्स है या सर्विस चार्जेस है उनको इम्पोज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करने की बात की गई है, तो उनको काउंटर कर रहे हैं यहाँ पर एडिटर। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इनको डिटेल में देखेंगे हम। पहला जो इशू है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। देखो, क्लासरूम टेस्ट इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स पेंडेमिक के बाद में जो लॉकडाउन लगा और बंद होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद में फिर से स्कूल्स में आ रहे हैं, तो जिस तरीके से हेल्थ इमरजेंसी आई, इसके अलावा एजुकेशन इमरजेंसी भी अभी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन क्लासेस पिछले 2 सालों में लगातार चली, बट बच्चों की जो एबिलिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल रीडिंग, कॉम्प्रिहेंड करना, किसी चीज़ को समझ करके उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, बोले ये नहीं हो पाई। और ये फैक्ट भी है, छोटे बच्चे ऑनलाइन में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना कि आप लोग कर पा रहे हो, राइट। इसके अलावा ये चीज़ें निकल के आ रही है अलग अलग सर्वेज़ के बेसिस पे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसकी पूरी डिटेल हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वो देख लेना कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में क्या आउटकम्स निकले थे। तो आप देखो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में क्लियर निकल के आया है कि वाकई में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पर कितना डेंट पहुँचाया है इस पैंडेमिक की वजह से, जो स्कूल्स बंद हुई उसके कारण। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, या एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट देखें तो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है। इसमें बोला ये जाता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक अप्रोच होगी पढ़ाई में। बट जब पढ़ाई होनी शुरू होती है ना, तो केवल और केवल सिलेबस पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ जी सिलेबस कवर होना चाहिए, बाकी छोड़ो। क्यों? कंपटीशन है, मार्क्स लेकर क्या आने, मार्क्स कैसे आएंगे, सिलेबस कवर होगा। तो ये तो यूपीएससी में भी हम करते हैं कि सिलेबस अच्छे से कवर करो भाई, और थॉरली कवर करके जाओ। तो यहाँ पर इशू क्या आ जाता है कि एक टीचर जो कि ट्रॉमेटाइज्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि एक तो अभी जो करंट क्लास चल रही है उसको कवर करना, पिछली क्लासेस की जो लैकिंग है जिनमें बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है या बहुत कम उनकी कमांड है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी थी, वो तो अच्छे से पढ़ रहे हैं और बाकी रह गए पीछे, ऐसे डिवाइड हो गया क्लास में। तो टीचर वैसे अंडर प्रेशर है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करे। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि जो पेडागोजिक प्रैक्टिसेस है उनको चेंज किया जाए। ज़रूरत है हमें कि हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करें। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें बच्चों की जो फाउंडेशनल स्किल्स होती है, दैट मीन्स जो प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे बच्चे जो लर्न करते हैं, वो समर वेकेशन के टाइम पे कवर कराने की बात की है कि भाई छुट्टियां हैं, छुट्टियों के टाइम पे जो पीछे जो छूट गया ना उसको रिवाइज करा दो, कम से कम बेसिक कमांड तो करवाओ जो पिछली क्लासेस 2 साल की मिस हुई है। इससे क्या होगा, जो लर्निंग गैप है उसको प्लग करने में पॉसिबिलिटी हो पाएगी। इसके अलावा इनोवेटिव डिमांड्स की, इनोवेटिव अप्रोचेस की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि इमरजेंसी है एजुकेशन में अभी फ़िलहाल ये देखा जाए। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम और हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को। ऐसे में टीचर हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों, इनको थोड़ा सा सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है। देखो, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं तो केवल एजुकेशन से उनका लेन देन नहीं होता है। देखो, अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी मिलती है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, MDMS, इसके बेसिस पे बच्चों को खाना पीना मिलता है। देखा जाए तो जब ये स्कूलें बंद हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जी जो बच्चों को मिड डे मील स्कीम के बेसिस पे खाना मिलता था स्कूल के टाइम पे, उन बच्चों को घरों पर ड्राई राशन डिलीवर किया जाए, जिससे कि, या फिर कैश ट्रांसफ़र करो उनके अकाउंट्स में, बच्चों के या बच्चों के माता पिता के। इससे क्या है कि वो इस स्कीम को कैसे भी करके पेंडेमिक के टाइम पर भी इम्प्लीमेंटेशन इसका कंटिन्यू रखा जा सके, राइट। बट वही चीज़ है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एजुकेशन भी अच्छी देनी है, हेल्थ भी अच्छी करनी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का वो भी इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि भाई जो भी कमियां हैं उन कमियों में प्रॉपर मैनर में हमें देखना होगा कि कहीं केवल सिलेबस ओरिएंटेड ही एजुकेशन ना होने लग जाए। तो बार बार हो गया न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो डिक्लाइन कर गई है, मतलब जो कुपोषण का शिकार हुए हैं बच्चे पिछले 2 सालों में, उसको भी हमें रिकवर कराने की ज़रूरत है। और इसके लिए मिड डे मील स्कीम है एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन, हमेशा बनी रही है।
तो दिल्ली में जिस तरीके से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स ने जो एक विल दिखाई है ना, कैसे भी करके कि जी जो समर वैकेशन उस टाइम पे एजुकेशन दी जाए, जो कमियां हैं वो कम फुलफिल कर दी जाए, तो ऐसे में स्कूल्स में टीचर्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि वो क्लास में माहौल को देख करके फिर पढ़ाएं कि बच्चों का क्या लेवल है। ऐसा नहीं कि सिलेबस को देख करके सिलेबस को रटवा दिया, छोड़ दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक रिकवरी जो हम चाहते हैं ना, उसके लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए, तब जा करके ये फाउंडेशनल गैप जो आया है एजुकेशन में वो कवर अप हो पाएगा। दूसरा आर्टिकल है द एजुकेशन इमरजेंसी। अगेन वही चीज़ें बताई जा रही है, रमाकांत अग्निहोत्री जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इसमें वही बातें बताई जा रही है, कोविड की वजह से फैमिलीज क्राइसिस में आ गई, फैमिलीज इकोनॉमिकली क्राइसिस में भी आ गई, तो मजबूरन उनको अपने बच्चों को अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना होगा। ठीक है, अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें क्लास 3rd, 5th, 8th, 10th इनके बच्चों की जब एनालिसिस की गई, 34 लाख बच्चों पर ये सर्वे हुआ, तो पता पड़ा कि कितनी बुरी परिस्थितियों से बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ने की, समझने की, गणित के छोटे मोटे कैलकुलेशन करने की, इनकी भी एबिलिटीज़ उनमें नहीं रह पा रही है। तो और इसके अलावा विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर के द्वारा भी अभी 2021 में एनालिसिस किया गया था, सर्वे किया गया था, उसका भी डेटा दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश में जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, वो इतनी बुरी तरीके से मतलब इम्पैक्ट में आई है, इफेक्ट में आई है कि अभी रिकवर करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। और ये NAS की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया, ज़रूर देख लेना एक बार उसको। तो बात ऐसी है, किसी भी चीज़ को पढ़ के समझना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, ये हमेशा थ्रू आउट लाइफ काम आने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये जो लर्निंग डेफिसिट है, इस लर्निंग डेफिसिट को फुलफिल करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर ये जो गैप्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना और उनको एड्रेस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर देखा जाए, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर देखें, आज तक जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई नई चीज़ आई है ना, तो वहाँ पर शॉर्टकट्स पर ज़्यादा विश्वास किया गया है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए कम से कम टाइम में। मतलब ये कि एक डॉक्टर के पास में पेशेंट गया और पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो जिससे कि जल्दी से सही हो जाए। बोला डॉक्टर पेशेंट मॉडल जो है ना, जिसमें आप डायग्नोस करो, प्रोग्नोसिस करो और रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दो, बोले ये मेथड एजुकेशन में काम नहीं करेगा। जब तक एक बच्चा अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेगा, तो वो कैसे अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उनको और एक्सपेंड कर पाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोले 1990 का टाइम था जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बोलो उसमें स्टेट कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई, उनका काम था एजुकेशन में रिसर्च करना और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिए, जहां पर जो स्टेट लेवल कमेटी के पास में जो ट्रेनिंग मिलती थी उनको, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आकर के ब्लॉक और जो कम्युनिटी लेवल के जो भी होते थे, क्लस्टर लेवल या फिर गाँव के जो ग्रुप हो गए, उनको मिलकर के ट्रेनिंग देते थे। मतलब एक हायरार्की बनाई थी कि स्टेट लेवल पे एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए कमेटी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी और जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे वो, और फिर बाद में लोकल लेवल पे टीचर्स होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरीके से बोला हायरार्की का सिस्टम हमने तैयार किया। ठीक है जी, अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक लेवल मतलब पंचायत समिति लेवल पे जो थे वो थे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और क्लस्टर का मतलब 2-4 गाँवों का एक साथ पूरा ग्रुप बना करके क्लस्टर रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश कर दिए। बोला इस तरीके से हमें 5 साल का टारगेट मिला था, मतलब उस टाइम पे 5 साल का टारगेट सेट किया था कि कैसे भी करके हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना है, और उसके लिए ये स्टेट लेवल से पॉलिसी बनेगी और टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पे हम हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देंगे, जिसमें वही अगेन स्टेट लेवल कमेटी एजुकेट करेगी मास्टर ट्रेनर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो मास्टर ट्रेनर्स जो होंगे वो जाकर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, और फिर वो टीचर्स को जब ट्रेनिंग मिलेगी तो टीचर्स अपने आप से वो काम कर पाएंगे। बोले DPEP को इंप्लीमेंट किया गया था 18 स्टेट्स में 273 डिस्ट्रिक्ट्स में। कोशिश ये थी कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया जाए हमारे देश में, बट रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन खड़े हैं अभी भी। क्या जो टारगेट किया गया था वो चीज़ें अचीव हुई? क्या प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए? क्या फिर कोई वंडर हुआ इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने में कि 5 साल में हम इतना कुछ कर देंगे? तो इसका आंसर है
नो, अभी भी ये सवाल खड़े हैं यहाँ पर। तो ये जो डॉक्टर पेशेंट वाला मेथड है ना, कि डायग्नोस करो फिर बाद में प्रोग्नोसिस करो और फिर बाद में ट्रीट कर दो, बोले इसमें कोई जल्दबाजी वाले काम से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, शॉर्ट टर्म में गाइडेंस दी गई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बट अभी तक भी जो टारगेट लिया गया था बोलो वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुली अचीव नहीं हुआ जितना सोचा गया था। और 5 साल में पॉसिबल हो सकता है क्या? पूरे देश में जो सिस्टम कई सालों से चलता आ रहा है उसको आप 5 साल में चेंज कर सको? फैक्ट क्या है? फैक्ट ये होता है कि एजुकेशन का पर्पज़ क्या आता है? एजुकेशन का पर्पज़ होता है रैशनल इंक्वायरी की आदत डाल देनी। मतलब बच्चा जब कोई चीज़ को देखे तो उसके मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ये क्यों है, और क्यों का फिर जवाब वो ढूंढे या उसको जवाब ढूंढने में हेल्प की जाए। दूसरा, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, कि किसी भी चीज़ को सेंस करके समझ लेना कि इसमें है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें कोई जल्दबाजी में नहीं हो सकती हैं। जिस तरीके से मेडिकल या मैनेजरियल सॉल्यूशन निकाले जाते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, जल्दी से जल्दी इसको वो इंजेक्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बोले ये एजुकेशन में काम नहीं करता है। ठीक है, बोले हमारे यहाँ पर आज देखो 365 दिन में से केवल 180 दिन ही टीचिंग डेज होते हैं, लगभग 180 से 200 दिन मान के चलो जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो बात है कि क्या हम स्कूल्स को 240 दिनों तक रन करा सकते हैं? अगर हम रन करा सकते हैं तो एडिशनल आपने 60 दिन ऐड कर दिए। अब ये 60 दिन में क्या कर सकते हो? टीचर्स जो हैं उन पर तो देखो ऑलरेडी बर्डन है, जो करंट टीचर्स हैं, तो उनको आप सप्लीमेंट करवाओ या कॉम्प्लीमेंट करवाओ। किसके द्वारा? वो यूथ जो कि टीचिंग के लिए रेडी हैं पढ़ाने के लिए, उनको इमीडिएट इफेक्ट में आप टेम्प्रेरी बेसिस पे अपॉइंट करो। वही गेस्ट फैकल्टी वाला अप्रोच है, करके आओ उनको। ठीक है, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको रिकॉल करो कि भाई आप अगर कैपेबल एनफ हो तो आओ, आपको पेमेंट मिलेगा और पढ़ाओ। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चरर्स हैं वो भी पढ़ाने के लिए रेडी हैं कई स्कूल्स में, तो उनको वॉलेंटरी बेसिस पे एक कहते हैं ना एक्सपर्ट लेक्चर करवाओ उनके, वीक में 1 बार 2 बार जितने भी हो सके। तो ऐसे में शॉर्टकट मारने की बजाय हमें हार्ड स्पॉट और लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और एक एक्यूट इमरजेंसी की सिचुएशन जो बनी हुई है एजुकेशन में उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। केवल हम सिलेबस पर फोकस करें तो सिलेबस को ही इस तरीके से प्लान करो और उसमें ऑटोनॉमी दो टीचर्स को, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने क्लासरूम को अंडरस्टैंड करके फिर बाद में इंप्लीमेंट करें। ठीक है जी, पीयर ग्रुप बनेंगे, उससे भी बेनिफिट होता है। स्कूल में जब आएंगे बच्चे एक दूसरे से लर्न भी करते हैं। पीयर ग्रुप टीचर लेवल पे भी बनते हैं कि हाँ यार वो बच्चा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल प्रोग्राम ये कंडक्ट करो। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, एक प्रॉपर एंगेजमेंट बनेगी, एक प्रॉपर माहौल बनेगा, तब जाकर के आउटकम देखने को मिलेगा। पॉइंट वही है, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सर्विस चार्ज प्लीज। देखो आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी ये कहा है कि एक तो ये कोशिश चल रही है कि हम कैसे भी करके एक्सपोर्ट को रिवाइटलाइज करें, बढ़ाएं थोड़ा सा, पर एक चीज़ और कर दी है कि भाई सर्विस चार्जेस है ना रेस्टोरेंट में वो राइज किया जाए या उसको कैसे भी करके इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो ऑफिशियल्स ने मीटिंग की रेस्टोरेंट एसोसिएशंस के जो भी लीडर्स थे उनके साथ में, कि बोला हमें एक ऐसे रोबस्ट फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसमें जो भी गाइडलाइंस आए उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए उन होटल और रेस्टोरेंट से जो कि उन गाइडलाइंस को ना फॉलो करें रिलेटेड टू सर्विस चार्जेस। अब आपको पता है कि जब भी हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप जीएसटी पे करते हो और उसके साथ में बिल बन के आता है फाइनल। फिर उसके बाद में आप देखा जाए तो किसी भी, जैसे मान लो कि वेटर था, कोई भी था, उसको टिप दे दी, तो टिप क्या है, बेसिकली सर्विस चार्ज ही तो दिया ना। अब वो वॉलंटरी बेसिस था, आपको लगे कि टिप देना है तो दो, नहीं लगे तो मत दो, मना कर दो, राइट। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से इंटरवेंशन करना चाह रही है। इसी चीज़ को लेकर के राइटर बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जो चार्जेस लेवी किए जाते हैं, जैसे मान लो सर्विस चार्जेस अगर लिए जाते हैं, जैसे टिप दी जाती है फॉर एग्जांपल, तो टिप कहीं पे लिखी तो जाती नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, और कंज्यूमर जो है वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच करके देता है कि हाँ चलो ठीक है मेरी सर्विस दी है, एकदम अटेंशन दी उस हिसाब से। बट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो कोई भी चार्जेस आप लगाते हो कंज्यूमर पे वो आप उसके बिल पे शो करो। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो सर्विस चार्जेस जो होते हैं ना
वो बेसिकली उस प्लेटफॉर्म जो रेस्टोरेंट है, होटल है, वहीं पर उन्हीं के एम्प्लॉयज़ के बीच में बढ़ता है, या फिर वो होटल ही अपने पास में रखता है जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे में एक्सप्रेस कंसेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये दो वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइट किए जा रहे हैं एडिटर के द्वारा। कैसे कि भाई जब कभी भी बिल आप पे करो, रेस्टोरेंट में गए तो बिल पे करते टाइम पे अगर आपको ये दिखा दिया जाए कि सर्विस चार्ज इतना लग रहा है, तो कंज्यूमर अपने खुद के कंसेंट, खुद की इच्छा से वो पैसा पे करे कि हाँ जी ये लग रहा है मेरे ऊपर चार्ज, तो मैं पैसे पे करूँ। और अगर कंज्यूमर के सामने ये चीज़ बिल पे प्रिंटेड ना हो और फिर कंज्यूमर टिप दे करके जाए, तो बोलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ रही है। तो इस तरीके से अभी सर्विस चार्जेस का डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में एडिटर अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, क्या कह के कि एक तो लाइसेंस राज हुआ करता था जहां पर हर चीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती थी, और दूसरा जब से हमने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया है, लगभग 30 साल हो चुके हैं एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं, बोले तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो गवर्नमेंट अभी भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती है, जबकि एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद में गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर का ओनली। तो ऐसे में सर्विस चार्जेस कलेक्ट करना है कि नहीं करना, ये तो आप रेस्टोरेंट पे या उस पर्टिकुलर फर्म पे छोड़ो, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं उन रेस्टोरेंट्स के द्वारा जीएसटी और जो बिल है, बिलिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी दी जाती है और गवर्नमेंट को वो पे भी करते हैं कि गवर्नमेंट को कोई लॉसेस ना हो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें तो गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आप मानो कि हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, गवर्नमेंट का बिल ही पे कर रहे हैं, बिल पे करते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये समथिंग प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लगते हैं कि नहीं। फूड डिलीवरी अगर घर पे होती है तो रेस्टोरेंट चार्जेस के नाम से पैसे देते हैं कि नहीं। टिकट अगर हम बुक करते हैं तो कन्वीनियंस फीस के नाम पे देते हैं कि नहीं, पेटीएम पे करो, फोन पे करो, कोई भी टिकट बुक करो, या बुक माई शो पे भी कोई टिकट बुक करो, या रेलवे टिकट बुक करो IRCTC पे। तो ओवरऑल क्या है, वो सर्विस चार्जेस तो लगते हैं ना, कन्वीनियंस फीस और वो सारे, और वो चार्जेस किसको दिए जाते हैं, वो कंज्यूमर राजी राजी देता है। किसको दिए जा रहे हैं, वो फर्म ही अपने पास में रखती है, और वो फर्म फिर उसके बाद में अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनमें बांट भी सकती है, अपने खुद के डेवलपमेंट में भी काम में ले सकती है, वो उनका कॉल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो परिस्थितियां ऐसी है कि जहां पर कस्टमर जो है वो खुशी खुशी पैसा दे करके जाता है, बट गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि कैसे भी करके ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये डॉक्यूमेंट्स पे आए। तो ऐसे में देखो, जो एक होती है ये जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के द्वारा जो कंसर्न रेज किए गए वो यही है कि भाई कंज्यूमर को कोई भी सर्विस चार्जेस देने हैं कि नहीं देने हैं वो उसकी चॉइस होती है। हम उसको बिल पे प्रिंट करके देंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होती है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक स्टाफ मेंबर को कोई टिप दे करके अगर जाता है तो उस टिप को आप मतलब जो फर्म है उसके थ्रू लाना चाहते हो। अब इसमें क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जो कि एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि सर्विस चार्जेस को अगर बिल पे शो कर दोगे तो फिर बाद में आगे अगर टैक्सेशन के मुद्दे की बात करें तो टैक्सेशन का भी जो प्रोविजन है वो ऐड किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू थोड़ा और ज़्यादा कलेक्ट हो। बट रियल सेंस में अभी देखा जाए तो होटल, रेस्टोरेंट, हाईली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर, इनकी बात करो, वो अभी तक भी 2019-20 के लेवल तक नहीं पहुंचा है। 2021-22 का भी जो अभी सर्वे रिलीज हुआ है उसमें ये क्लियर है। इसका मतलब क्या है, पेंडेमिक का इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस चार्जेस को कम से कम इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहां पर ऑलरेडी इस तरीके के प्रोविजन है कि चाहे तो इम्प्लीमेंट करें, ना चाहे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बोले यहाँ पर पॉइंट है कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को टैकल करने के लिए, उन पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंटरवेंशन किया जाए। जबकि हमने एलपीजी पॉलिसी पहले से अडॉप्ट कर ली, जब से हम केवल और केवल फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर का काम करे गवर्नमेंट, तो वो ठीक रहेगा। तो ये अपनी तरफ से एडिटर के ओपिनियन थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नो इंसेंटिव टू परफॉर्म। देखो, आर्टिकल को लिखा है धीरज नैयर जी के द्वारा, आर्टिकल को लिखा इन्होंने। इनका ये कहना है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो आज भी लव और हेट दोनों ब्यूरोक्रेसी के साथ में अच्छे से कनेक्टेड है। कैसे, अभी रिसेंटली आपने देखा कि न्यूज़पेपर में कई रिपोर्ट्स आई थी कि दिल्ली में
जो त्यागराज स्टेडियम है, उस त्यागराज स्टेडियम में 2 आईएएस ऑफिसर अपने पेट्स को घुमाने के लिए आते थे इवनिंग वॉक के टाइम पे, तो सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को वहाँ से भेज दिया जाता था, 7 बजे तक खाली करवा लिया जाता था। तो उन आईएएस ऑफिसर्स को आप देखो क्या ट्रीटमेंट हुआ, उनकी बिल्कुल मतलब हालत ख़राब कर दी। ठीक है, दूसरी तरफ यूपीएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया रिसेंटली। रिजल्ट में आया तो जिन लोगों ने भी टॉप रैंक गेन किया उन लोगों को सर पे चढ़ा लिया कि जी भाई बहुत शानदार परफॉर्म किया है, इतना गजब का परफॉर्मेंस है। तो राइटर जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहाँ तो हम एकदम गजब का सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहाँ पर एक इंडिविजुअल को माइन्यूट अगर वेरिएशन आ, मतलब जब तक कोई बड़ा ब्लंडर सामने नहीं आता तब तक आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। बोला अभी तक भी कॉलोनियल लेगेसी हमारे माइंड से गई नहीं है कि सिविल सर्विसेज को लेकर के जो हमारे दिमाग में है कि ये हमारे कंट्री की ग्रांडेस्ट प्रोफेशन है। बोले ये चीज़ जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। आज 75 साल इंडिपेंडेंट हुए हो गए, 30 साल हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हो गई, बट आज भी अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी की जो रेलेवेंस है वो इस तरीके से बनी हुई है कि इंडिया में हाईएस्ट पेडेस्टल लेवल की कोई जॉब है तो वो क्या है, केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी। अब आप देखो कि एक तरफ अगर पॉलिटिशियन से पब्लिक डिससेटिस्फाई होती है तो 2 मिनट में अगले 5 सालों के अंदर जब इलेक्शन होता है 2 मिनट में चुनाव दे करके आप उनको हरा देते हो। ठीक है, जबकि एक ब्यूरोक्रेटिक इंडिविजुअल जब बन के चला जाता है तो उसके बाद में उस इंडिविजुअल की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं जब तक तब तक कि वो कोई ब्लंडर ना कर दे। छोटी मोटी मिस्टेक कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में जाने की बजाय क्या कहता है कि तू सिविल सर्विस की तैयारी कर ले। तो इस तरीके से बोला एस्पिरेशन में अगर देखा जाए, टारगेट्स में अगर देखा जाए तो सिविल सर्विस कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन के रहता है हर एक यूथ के दिमाग में और उनकी फैमिली के दिमाग में। ओके, ओवरऑल पॉइंट यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि क्यों सिविल सर्विसेज के लिए इतनी एस्पिरेशन से टारगेट बना करके रखते हैं, क्योंकि ये मेरिट बेस पे एग्जाम होती है। ठीक है, जिसमें ओपन एग्जाम, ओपन इंटरव्यू होते हैं। इसमें इनहेरिटेंस का कोई लोड नहीं है, एक बार कोई एंटर हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि एक बेटा बाप आईएएस तो बेटा भी आईएएस बने ना, बेटे को अलग से एग्जाम तैयारी करनी पड़ेगी। जबकि पॉलिटिक्स में सीन क्या होता है, एक बार कोई एंटर हो गया तो फिर वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहती हैं, जो कि हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, दूसरा जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तीसरा, सिविल सर्वेंट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉन्ग नहीं करते तब तक उनकी जॉब से कोई मतलब उन जॉब से उनको कोई हिला भी नहीं सकता है। टाइम बाउंड प्रमोशन होते रहते हैं, रिटायरमेंट तक है, आराम से बहुत शानदार तरीके की काम चलते रहते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। बस एक बार एग्जाम देकर के एंटर हो गए ना, फिर मस्त हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब है, टेंशन नहीं है। पर अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेंथ्स हैं यही बोले वीकनेसेस भी हैं इस पर्टिकुलर सर्विस की अगर हम बात करें तो। सबसे पहला पॉइंट, जब एंट्रेंस एग्जाम होती है तो यूपीएससी सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराती है 3 पार्ट्स में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो कैंडिडेट जो है वो अपनी लाइफ के 20s के टाइम पे, लगभग आपको पता है 21 से लेकर के 32 साल तक का जो एज फैक्टर है उसमें ये एग्ज़ाम दी जाती है। तो इस एज पॉइंट में जब वो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है जी, अपनी लाइफ में, तो वो जो उस टाइम की परफॉर्मेंस होती है ना, वो परफॉर्मेंस ही बोले उनकी थ्रू आउट लाइफ इम्पैक्ट डाल के रखती है। ठीक है, यही एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जब लेटरल एंट्रीज को अलाउ किया जाता है कि भाई कोई बंदा है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने फील्ड में बट यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, उम्र है उसकी 40 साल या 42 साल। अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उसको लेटरल एंट्री के बेसिस पे एंट्री दे दी जाती है। तो ऑब्जेक्शन हो जाते हैं कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो इसके पास में कहाँ एक्सपर्टाइज है, राइट। तो उस केस में हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ये जो ब्यूरोक्रेसी में एंट्री होती है ये मेरिटोरियस बेसिस पे या फिर गवर्नमेंट को डिजर्व करता है, गवर्नमेंट जॉब को डिजर्व करता है कि नहीं, इसको देख करके किया जाता है। अब देखो सवाल ये है कि शुरुआत यहीं से हो जाती है। जो बंदा 20s में अच्छा परफॉर्म कर जाता है वो बंदा कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक अच्छा टॉप लेवल तक पहुंच जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी तो बहुत ज़्यादा हायरार्की है ना, बहुत ज़्यादा लेवल डिसाइड होता है। शुरुआती टॉप 10 में जो बंदे होते हैं वो तो क्या होते हैं, ब्यूरो ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ के 50 साल की उम्र में जब वो एंटर होते हैं, मतलब 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक सिंगल जज की, मतलब सिंगल एग्जाम के बेसिस पे आप जज करो कि हाँ भाई ये कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है 50 साल के बाद में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाती है। दूसरा, अगर देखें परफॉर्मेंस जो है जॉब में, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। अगर हमारे यहाँ पर
जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है या फिर कोई बड़ा गलत काम हो गया, जैसे रिसेंट जो हमने स्टेडियम वाला देखा, तो बोलो उसके लिए पनिशमेंट के नाम पर केवल एक चीज़ है, वो है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, कोई एक जगह से, और वो ट्रांसफ़र भी कैसे हो सकते हैं कि मान लो एक अच्छी खासी पोजीशन है मिनिस्ट्री में, वहाँ से ले जाकर उठा कर कोई ज्योग्राफिकली रिमोट एरिया में टिका दिया। और यही अभी रिसेंटली 2 IAS ऑफिसर्स के साथ हुई, एक अरुणाचल प्रदेश में भेज दिया, एक को लद्दाख भेज दिया। अब बात यह है कि ये ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र केवल और केवल पब्लिक के लिए इल्यूज़न है। टाइम बीतेगा और वही इंडिविजुअल फिर से कोई पावरफुल पोजीशन में आकर के दिल्ली में बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उनको आने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा रिसेंटली हुआ था, एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर जो कि न्यूयॉर्क में आप देखोगे उन्होंने मिसबिहेव किया फ्लाइट अटेंडेंट के साथ में, तो उनको पनिशमेंट के तौर पर क्या कर दिया कि भाई आपको दिल्ली हेडक्वार्टर पे बुलाया जाता है। दिल्ली हेडक्वार्टर पे वापस आ गए। अब दिल्ली हेडक्वार्टर पे आए, टाइम बीता, अगेन उनको फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट कर दिया। बोल केवल इस तरीके से गोल घुमा दिया जाता है। तो पनिशमेंट जो है वो पनिशमेंट इतनी सीवियर नहीं होती है जितनी कि इस तरीके का क्राइम, या इस तरीके की क्राइम गलत बोल दिया, इस तरीके की एक्टिविटी के चलते प्राइवेट सेक्टर में जो पनिशमेंट मिलती है, बोलो वो पनिशमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पाती। इवन पॉलिटिक्स में भी गजब का पनिशमेंट मिलता है। मान लो कोई गफला आ गया, कोई स्कैंडल पकड़ा गया, तो उस मिनिस्टर का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, उसको उसकी पोजीशन से सैक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और सैक करने के बाद में आपको पता है कि भाई रीइंट्रोडक्शन होता ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जो चारा घोटाले में जो पकड़ा गया, उसके बाद में अभी रिकवरी हो सकती है, कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। तो रिजल्ट क्या है कि सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटेंस, मतलब ऑपरेशन इन सिस्टम, यहाँ पर आप देखो तो अकाउंटेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। और इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा सोचना, और इसी वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ भी करते हैं और अब्यूज़ भी करते हैं, और बाद में पकड़ में भी नहीं आते, क्योंकि वही चीज़ है कि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है उनको फ्री करवाने के लिए। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो जो सिविल सर्विसेज हैं, तो उनमें ज़रूरत है कि ये जो पेडेस्टल वाला स्टेटस दिया हुआ है कि हायर लेवल की जॉब है, इसकी इक्विवेलेंट कुछ हो नहीं सकती, तो बोले उसके लिए आप दूसरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनसे हम एक्सपीरियंसेस को लर्न कर सकते हैं। और उनमें ये है कि वहाँ पर इस तरीके से रिकग्निशन नहीं मिलता है, वहाँ पर एक नॉर्मल जॉब की तरह ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है। इसके लिए क्या हो सकता है, पॉलिटिकल डिक्टाट तो कुछ हो नहीं सकता कि कोई पार्लियामेंट में लॉ आए या कुछ और, वो चीज़ें तो ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम जो आती है वो आ रही है क्या, कि पब्लिक ओपिनियन है ना, उसका चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है। जिससे कि कैपेबल कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं वो तो सिस्टम में कंटिन्यू काम करें। ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए, जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अगर सिविल सर्विसेज में एंटर हो गए तो उसके बाद में उनके ऊपर कोई सवाल उठ ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही गड़बड़ कर दे, अगर उनकी गड़बड़ ओपन नहीं आ रही है तो यही चीज़ बताई जा रही है। बोले यूके से हमने लर्न की थी, ये स्ट्रक्चर जो है ब्यूरोक्रेसी की, वो यूके से इनहेरिट की थी। बोला इतना तो वहाँ पर भी मतलब इश्यूज नहीं आते हैं जितना हमारे यहाँ पर आते हैं। अच्छा परफॉर्म करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए, और बुरा परफॉर्म करने वालों को पनिश भी करने के प्रोविज़न होने चाहिए। और इंडिया में आज के टाइम की जो 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर रेड टेपिज्म रिड्यूस्ड होना चाहिए मैक्सिमम लेवल तक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलपीजी पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट का काम हो गया फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर का, तो उस केस में हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है सिविल सर्विसेज का रोल इन डेमोक्रेसी। उस पॉइंट से ये आर्टिकल और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।